हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 सरल रेखीय गति और सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गति किसे कहते हैं, और उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है यांत्रिकी। यांत्रिकी के कुछ भाग हैं। ये भाग हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हम बोलते हैं स्थैतिकी, और इसका है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम बोलते हैं शुद्ध गतिकी, और इसका भाग है डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स को हम बोलते हैं गति। अच्छा, स्थैतिकी में हम जो वस्तुएं स्थिर होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, कोई वस्तु स्थिर है तो उसके बारे में कैसे अध्ययन किया जाता है। कोई वस्तु स्थिर है तो जरूरी नहीं कि उस पर बल ना लग रहा हो। मान लो ये जो पेन है ये स्थिर है, लेकिन इस पे बल तो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल तो लग रहा है नीचे की ओर। तो कोई भी स्थिर वस्तु अपने चारों तरफ कौन कौन से बल लगाती है, अपने चारों तरफ कैसा प्रभाव बनाती है, ये हम अध्ययन करेंगे स्थैतिकी में। स्थैतिकी बेसिकली क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम आवेश और चुंबक के स्थितिकी के कारण उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों चीजें, शुद्ध गतिकी और गतिकी, हम अभी क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति के बारे में क्या अध्ययन है? कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसका वेग, उसका त्वरण, उसका विस्थापन, ये जो चीजें हैं इनके बारे में हम अभी सरल रेखा में गति में अध्ययन करने जाएंगे। गतिकी में हम गति के कारण के बारे में अध्ययन करते हैं, और गति का कारण, और हम जानते हैं गति का कारण होता है बल। किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं तो गति स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में समझने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं गति क्या होती है। तो गति किसे कहते हैं, गति क्या होती है? तो गति को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि विराम अवस्था क्या होती है। तो विराम अवस्था, या इसको हम बोलेंगे स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था क्या होती है? तो हमने बोला स्थिर अवस्था तो बड़ा इजी है। कोई भी वस्तु, जैसे टेबल पे एक बुक रखी हुई है तो वो स्थिर अवस्था में है। तो कोई भी वस्तु को स्थिर अवस्था में हम आसानी से पहचान लेते हैं। तो क्या स्थिर अवस्था को परिभाषित करना इतना आसान है? तो हमने बोला स्थिर अवस्था को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। आपने बोला टेबल पे जो बुक रखी है वो स्थिर है, क्या वाकई में वो स्थिर है? हमने बोला वो स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, और उसके साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी कर रही है। तो क्या पृथ्वी की सतह पर जो टेबल रखी है, क्या वो टेबल स्थिर है? नहीं। क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के करने के साथ साथ वो टेबल भी घूम रही हो। तो क्या ये बुक, क्या ये किताब जो टेबल पर रखी है, क्या ये स्थिर अवस्था में है? नहीं। तो हम जितना आसान समझ रहे थे स्थिर अवस्था को परिभाषित करना, उतना आसान है नहीं। तो फिर हमने बोला कि पृथ्वी की बात छोड़िए, इस कमरे की बात या अपने चारों तरफ की बात कर लेते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं इसको हमने बोला वातावरण। जैसे इस कमरे में ये बोर्ड है, दीवार है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, ये सब चीजें क्या हो गई? हमारे चारों तरफ का वातावरण। तो कोई भी वस्तु
अगर वातावरण के सापेक्ष उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता तो वो स्थिर है। और अगर कोई वस्तु, जैसे ये पेन है, अभी इस बोर्ड से इसकी दूरी हमने मान लिया, इसकी दूरी 500 सेंटीमीटर, इसकी दूरी कितनी है 500 सेंटीमीटर, या मान लिया कि 5 मीटर है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है बोर्ड के सापेक्ष। तो हमने बोला कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण के सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था और गति को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने बोला स्थिर अवस्था क्या है? स्थिर अवस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ वह वातावरण के सापेक्ष, वातावरण क्या है? हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको वातावरण बोलेंगे, सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है। और अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे ये पेन है तो ये ऐसे बढ़ रहा है तो ये वाली दीवार के सापेक्ष इसकी स्थिति बदल रही है और सामने वाली दीवार के सापेक्ष भी इसकी स्थिति बदल रही है। तो गति को परिभाषित कैसे करेंगे? गतिशील अवस्था या गति। तो कोई भी वस्तु गतिशील कब होगी? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ वह वातावरण के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। गतिशील अवस्था में कहलाती है। अब हमने स्थिर अवस्था और गति को परिभाषित करने के लिए हमने अपने चारों तरफ की चीजें देखी और उन अपने चारों तरफ की चीजों के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ तो परिवर्तन होता है तो गतिशील है, और अगर परिवर्तन नहीं होता वस्तु की स्थिति में तो वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाएगी। अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इस पृथ्वी पर रखी कोई भी वस्तु पूर्णतः स्थिर अवस्था में हो सकती है? हमने बोला नहीं। वातावरण या इस कमरे के सापेक्ष हम उस बुक को स्थिर अवस्था में बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये बुक स्थिर अवस्था में है। हमें किसी के सापेक्ष उसको बताना पड़ेगा। हमने बोला इस कमरे के सापेक्ष बुक स्थिर अवस्था में है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बुक पूर्णतः स्थिर अवस्था में है। सो पृथ्वी पर स्थित कोई भी वस्तु पूर्णतः स्थिर अवस्था में नहीं होती है। पूर्णतः स्थिर अवस्था में नहीं होती। अच्छा, अब क्या कोई एक ही वस्तु किसी और के सापेक्ष स्थिर है और किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गतिशील हो सकती है? एक ही वस्तु किसी और वस्तु के सापेक्ष तो स्थिर है, लेकिन किसी और अदर दूसरी वस्तु के सापेक्ष वही वस्तु गतिशील अवस्था में। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारे सामने एक और यात्री बैठा हुआ है। वो यात्री या हम उस यात्री को देखते हैं, हम अपने सामने वाले सीट पर बैठे यात्री को देखते हैं, तो
वो हमें कैसा नजर आता है? स्थिर। क्यों? क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष उस व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम उसको देखते हैं और 10 सेकंड बाद फिर देखते हैं, 15 सेकंड बाद फिर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? समय के साथ उसकी स्थिति हमारे से उसकी जितनी दूरी है वो अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब है कि स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमारे सापेक्ष जो सामने बैठा यात्री है वो कैसा होगा? स्थिर अवस्था में। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और वो हम दोनों को देख रहा है, ट्रेन उसके सामने से ऐसे चली जा रही है प्लेटफॉर्म से, तो वो हमारे सामने जो यात्री बैठा है उसको भी देखता है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष क्या हमारे सामने वाले यात्री के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? यस, ये प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है तो ट्रेन उसके सामने से निकलती है, तो स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो जो यात्री है जो खिड़की में बैठा हुआ है ट्रेन की में, वो उसको कैसा नजर आएगा? गतिशील। बात समझ रहे हैं? तो एक ही यात्री हमारे सापेक्ष वो स्थिर है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष वही यात्री कैसा है? गतिशील। तो विराम तथा गति सापेक्षिक या आपेक्षिक भी बोल सकते हैं, सापेक्षिक शब्द हैं। मतलब अगर हमें किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति के बारे में बताना है तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किसके सापेक्ष उसकी विराम अवस्था की बात कर रहे हैं या गति की बात कर रहे हैं। हो सकता है दो कार एक साथ एक ही वेग से चल रही हो, तो एक व्यक्ति जब दूसरे को देखता है तो वो उसको हमेशा अपने साइड में नजर आता है, तो उसको वो कैसा नजर आएगा? स्थिर। लेकिन वास्तविकता में दोनों वस्तुएं कैसी हैं? गतिशील। तो जब भी हम विराम अवस्था और गति की बात करेंगे तो हम हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष उसकी गति को परिभाषित करेंगे। तो हमने विराम अवस्था और गति को समझ लिया। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में, तो गति के प्रकार, तो गति के कितने प्रकार होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। और अभी हम किसके आधार पे गति के प्रकार यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं? गति की प्रकृति के आधार पर। तो गति की प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर हम यहाँ विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें नंबर 1 ले लेते हैं, उसमें भी हम ए ले लेते हैं। इसमें है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, और इसी का बी भाग है स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो बिंदु वस्तु और एक कणों का निकाय। बिंदु तो एक कण के बराबर होता है, जैसे ये पेन है तो ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, इसको हम बोलेंगे कणों का निकाय, या एक ये वस्तु है। तो यदि कोई कण सरल रेखा में गति करता है, यदि कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब यदि कणों का निकाय है पूरा ही, ये तो है कण, अब मान लो कणों का निकाय है, कोई वस्तु है, तो यदि कोई कणों का निकाय बहुत सारे कणों से जो मिलकर बना होता है उसे कणों का निकाय बोलेंगे, या इसको बोलेंगे वस्तु। यदि कोई कणों का निकाय या वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे स्थानांतरीय गति। इसी प्रकार से नंबर 2 में हम ले लेते हैं
एक तो है वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति किसे कहेंगे? यदि कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? वृत्ताकार गति। इसी का दूसरा भाग है घूर्णन गति। इसमें भी वही है, यदि कणों का निकाय हो पूरा, और ये पूरा कणों का निकाय है और ये इस तरह से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ऐसा जैसे पंखे की ये ब्लेड करती है इस तरह से, तो ये जो गति है, जैसे हम पार्क में जाते हैं, गेट को धक्का मारते हैं, गेट क्या करता है? घूर्णन, और एक बिंदु होगा तो उसकी गति को बोलेंगे वृत्ताकार गति। तो यहाँ पे घूर्णन गति क्या है? यदि कोई कणों का निकाय वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति। इसी प्रकार से नंबर 3 में फर्स्ट है दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? जैसे पेंडुलम की गति होती है, जैसे पार्क में हम झूला झूलते हैं, तो ये जो झूला है ये इस तरह से गति करता है। अगर बिना कोई बल लगाए हम उसको छोड़ देंगे तो वो सीधा ऐसा खड़ा हो जाएगा, ऐसा, और हम उस पर बल लगाएंगे तो वो इस तरह से जाएगा और ऐसा घूमता रहेगा। ऐसा जो घूमता रहेगा तो जो है वहाँ सीधा खड़ा हो जाता है, उससे बोलते हैं उसकी माध्य स्थिति। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, वो सीधा खड़ा हो जाएगा, उससे बोलेंगे उसकी माध्य स्थिति। और वो जो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, इसे बोलेंगे दोलन गति। ना तो ये पूरा वृत्त पूरा करता है, ना ये सरल रेखा में गति है, ये इस प्रकार की गति है। जैसे एक ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम इस तरह से गति करता है। ये जो स्थिति है इसे बोलते हैं इसकी माध्य अवस्था या माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमना है, पूरा वृत्त भी पूरा नहीं होता, तो ना तो ये सरल रेखीय गति है, ना ये वृत्ताकार गति है, तो हमें तीसरे प्रकार की गति सोचनी पड़ी, तो हमने बोला दोलन गति। तो यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? दोलन गति। अब ये जो दोलन है ये तो इस प्रकार हो रहा है, इधर यहाँ तक, इधर यहाँ तक। अगर ये दोलन ये जहां तक अधिकतम, जहां तक झूला जाएगा या पेंडुलम जाएगा, इसे बोलते हैं इसका आयाम। ये जो है ये क्या है? आयाम। अधिकतम विस्थापन माध्य स्थिति से क्या कहलाता है? आयाम। अच्छा, तो अगर ये आयाम बहुत कम हो जाए, मतलब ये इर्द गिर्द यही गति करे ऐसे, तो इस प्रकार ये माध्य स्थिति और ये इस प्रकार से गति करे, इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे कंपन गति। तो दोलन का एक प्रकार कौन सा है? कंपन गति। इसमें क्या होता है? यदि दोलन गति में आयाम अल्प हो जाए तो इसे कंपन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? कंपन गति। तो ये गति के प्रकार हमने पढ़े, किस आधार पर? गति की प्रकृति के आधार। प्रकृति मतलब गति सीधी रेखा में हो रही है, या वृत्ताकार पथ में हो रही है, या सिर्फ इर्द गिर्द हो रही है। तो प्रकृति के आधार पर गति इतने 3 प्रकार की होती है, और उन 3 के भी हमने 2 भाग पढ़े। अगर कोई बिंदु वस्तु करती है तो सरल रेखीय गति, और अगर पूरी कोई वस्तु करेगी तो इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे स्थानांतरित गति।